रेडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं मनीष मिश्रा। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की। माना जाता है कि जो उपचुनाव होते हैं ये एक तरह के सेमीफाइनल कहा जाता है। इसी से आपकी जो चाहे सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, उसकी कितनी तैयारियां हैं, कितनी मजबूती के साथ वो चुनाव मूड में आ गया है, ये देखने वाला होता है। हालांकि 3.5 साल का वक्त बीत चुका है, 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। अब ऐसे में विपक्ष, हम देख रहे हैं कि उपचुनाव जो अपने 7 सीटों पे होना है उत्तर प्रदेश में, उसमें विपक्ष की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही है। जहां बीजेपी में पूरी फुल फोर्स से पूरा तैयारी के साथ जुटे पड़े हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सत्येंद्र सिंह, उनके मिनिस्टर्स जो वहां पे प्रभारी मंत्री हैं, वो सब जिन जिन सीटों पे चुनाव है वहां पर लगातार कर रहे हैं। आज भी देखा था हमने, चाहे घाटमपुर की बात कहें, वहां पे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा करके वोट अपील की थी। और लगातार जो बीजेपी है पूरी टीम, उसकी शूज देखा गया है कि बीजेपी हमेशा से चुनावी मूड को बहुत अच्छे से बनाती है। इस बार भी बहुत अच्छे से वो करने की मूड में नजर आ रही है। आज हमारे साथ चर्चा पे शामिल हैं अरविंद जयतिलक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विनय सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और कमर अली जी हैं जो नेता बीजेपी हैं। सबसे पहले हम चलेंगे विनय जी के पास। विनय जी, चल रहा है उपचुनाव आ रहा है, पर जहां देख रहे हैं कि बीजेपी के मुख्यमंत्री से लेके प्रदेश अध्यक्ष उनसे लेके प्रभारी मंत्री सब फील्ड में है, पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश जी भी कहीं दिख नहीं रहे हैं, वैसा कोई बड़ा चेहरा दिख नहीं रहा है। क्या कहेंगे विनय जी? जी जी, ऐसा नहीं है। जो उपचुनाव चल रहा है इसमें मान के चलिए 7 में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी अच्छी तरह से जीत रही है। इस पे कोई इफ एंड बट नहीं है। और समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है अपने पिछले गवर्नमेंट में, आज जिस तरीके से उस कामों को योगी जी भुनाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता सब जानती है कि काम किसने किया है, कैसे किया है। तो जनता इस समय पूरी तरह से मूड में है। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हारना तय है। 5 सीटें, 5 सीटें कम से कम समाजवादी पार्टी जीत रही है। हम 7 सीटों पे फाइट में हैं। तो पर विनय जी, ऐसा नहीं लगता कि आपने मतलब मन बना रखा कि जो आपके कार्य थे, जिसमें 2017 में आपको नकार दिया था जनता ने, एक बार फिर से आप बिना जनता के बीच में आपका कोई नेता नहीं जाएगा, आपने मान रखा है कि बिना गए ही, बिना किसी रैली के, बिना संबोधन, खाली ट्विटर से चिड़िया उड़ा उड़ा के हम सीटों के अपने आह्वान कर लेंगे, कोई बड़े नेता की जरूरत नहीं है? नहीं, मतलब देखिए जिस तरीके से जनता छली गई है ना, इस 3.5 साल से ऊपर का समय हो गया है। जिस तरीके से जनता परेशान, आप देख रहे हैं अपराध किस तरह से उत्तर प्रदेश में बढ़ा हुआ है, किस तरीके से महिलाओं का के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से गरीब मजदूर किसान सब परेशान है। किसान रात रात भर अपने खेत को रखाने के लिए बाध्य है, उसके बाद भी उनका फसल बच नहीं पाता है। तो पूरा उत्तर प्रदेश बहुत बुरी तरह से परेशान है। पूरा उत्तर प्रदेश तैयार है कि उसे मौका मिले। वो तो उत्तर प्रदेश चाहता है कि 2022 जल्दी नजदीक आए और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करे। इस सरकार में गरीब, मजदूर, किसान, सारे लोग, छात्र, युवा, सब बेरोजगार आज बैठे हुए हैं। 3-3.5 साल का समय हो गया, सबके उम्र खत्म होते जा रहे हैं। बताइए, ये सरकार ने 2 करोड़ लोगों के रोजगार देने की बात की थी और जनता के साथ जिस तरह का छल किया, तो क्या इंतजार नहीं कर रही थी जनता? बहुत बेसब्री के साथ इंतजार कर रही थी। आज वो मौका आया है उपचुनाव का और जनता बताएगी इस भारतीय जनता पार्टी को कि आपने किस तरीके से जनता को छला है, और बहुत करारी हार होने वाली है। आप देवरिया चले जाइए, देखिए समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से एक तरफा चुनाव, मलई चले जाइए, अमरोहा चले जाइए, आप देखिए एक तरफा चुनाव जीत रही है। इसने जिस तरीके से जाति के रूप में लोगों को बांटने का प्रयास किया। आपको लगता है विनय जी, आपको लगता है कि जनता ने मन बना लिया है कि अब वो बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी और तो और क्या की तो जनता ही चुनती है ना। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, नेता हैं बीजेपी के, कमर अली जी। कमर अली जी, आपने सुना होगा 7 में से 5 आप हार रहे हैं, तभी ये डर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सत्येंद्र देव और प्रभारी मंत्री सबको एक साथ उतरना पड़ रहा है। क्या कहेंगे?
मनीष जी, एक शायर ने कहा था, गालिब ने, कि जिंदा रहने के लिए तेरा ख्याल अच्छा है। तो भाई जिंदा रहने के लिए आपका ख्याल अच्छा है। आपने इस प्रदेश को 15 साल लूटा लगभग, और आपने उनके साथ गठबंधन किया। मायावती जी कहती थी हम सत्ता में आएंगे तो मुलायम सिंह जी को जेल भेजेंगे, मुलायम सिंह जी कहते थे कि हम सत्ता में आएंगे मायावती जी को जेल भेजेंगे। जब अखिलेश यादव जी श्री आए तो उन्होंने कहा कि भाई हम मायावती जी को जेल भेजेंगे। तो ये सिलसिला चलता रहा। आपने देखा अपने स्वार्थ के लिए दोनों ने आपस में गठबंधन कर लिया 19 में, और गठबंधन करके आपने जनता उनको कहाँ पहुंचाया आपने ये भी देख लिया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आखिरी खड़े व्यक्ति की बात करती है, योजनाओं का लाभ देती है। हम योजनाओं के बारे में कल भी काम कर रहे थे, आज भी बात कर रहे हैं। देखिए, सब पार्टियां परिवारवाद वाली पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। हमारे क्या ये हमें नहीं मालूम होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगली बार कौन बनेगा। इन सब पार्टियों को मालूम होता है कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। कभी सोनिया जी इस्तीफा देंगी, सोनिया गांधी जी खुद चुन लेंगी, अखिलेश यादव जी अपने वालिद को हटा के खुद उस सीट के ऊपर बैठ जाएंगे। तो इस तरह की मायावती जी खुद अपने आप को चेयरपर्सन घोषित कर देंगी। तो ये सब देखिए, ये सब पब्लिक जो है, जो पब्लिक को छला है 15 साल तक इन लोगों ने, आवाम जान चुकी है कि एक दूसरे को जेल पे भेजने वाले, एक दूसरे के इल्जाम लगाने वाले, इन लोगों ने अपने वक्त पे कमल भाई, गठबंधन कर लिया। अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं शायद याद दिलाऊंगा कि बीजेपी ने भी मायावती जी के साथ गठबंधन किया था, सरकार चलाई थी। तो महबूबा ये तो मुफ्ती, गठबंधन का तो ये तो महबूबा मौका होती है, मुफ्ती। किसी को भी मिलता है तो उसमें मिलता है। मनीष जी, मैं आपकी बात का जवाब बाखूबी देता हूँ। देखिए, हमने दलित की जी बेटी को, आपको याद होगा गेस्ट हाउस कांड, आपको बाखूबी याद होगा कि उस दलित की बेटी के साथ समाजवादी लोगों ने क्या किया था, कितना अत्याचार किया था। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं पहुंचते, उस दलित की बेटी का क्या हुआ होता, क्या हश्र हुआ होता, ये प्रदेश ने देखा और समझा और जाना। भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपसे जी कहा, दबे कुचले लोगों के साथ है। और अगर उस दिन हम ना पहुंचते, उस जी जी। दलित की बेटी को ना बचाते, और दलित की बेटी को हमने अगर हम्म मुख्यमंत्री बनाया है, तो हम ये दिखाते हैं हम सबके साथ हम्म सबके सब विकास पे काम करते हैं। हमने दलित को बेटी का मुख्यमंत्री बनाया है। ये कौन सी बात करेंगे? ये तो हम्म। अपने लड़के को बनाते हैं, खुद बनते हैं, चाचा अस्तीने तान के लड़ने लगते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तुमने भ्रष्टाचार कम किया, मैं ज्यादा करूंगा। गायत्री प्रजापति रोज मजदूरी करके शाम को पैसे पहुंचा के आते थे। आपने क्या इस प्रदेश जी में कभी ऐसा देखा कि मुख्यमंत्री अस्तीने तान ले, राष्ट्रीय अध्यक्ष अस्तीने तान ले, पीडब्ल्यूडी हम्म। मिनिस्टर आ जावे? क्या मंजर रहा है, आप बताइए। आपको याद होगा नरचम घोटाला कितना बड़ा हुआ था, जेल में लोग मार दिए जाते थे, इंजीनियर डॉक्टर मार दिए जाते थे, उनकी लाशों खुलासा नहीं हो पाता था। आप मतलब कितना अत्याचार था, क्या जंगल राज था। मनीष जी, एक बात बताइए, पश्चिमी यूपी हो, उत्तरी यूपी हो, पूरब हो, पश्चिम, उत्तर हो, दक्षिण हो, हमारे वक्त पे क्या कोई जातीय दंगा हुआ? नहीं हुआ। कोई गैंगवार हुआ? नहीं हुआ। देखिए, अवाम आज सुकून में सोती है, अवाम सुकून की सांस लेती है। हम कभी भी ऐसी बात नहीं करते जो देखिए तकलीफ दे हो। कमल ये क्या भाई, करते इस हैं? समय तो तकलीफ दे कानून व्यवस्था पे सरकार चारों तरफ से घिरती नजर आई थी, जिस जी, तरह से पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं। चाहे गैंगरेप की बात कर लें, चाहे हाथरस की बात करें, लखीमपुर जी, में जो हादसे हुए थे वो भी आप देख लें। तो इस समय लगातार विपक्ष भी हमलावर हुआ है, और लगातार जी, सरकार को इसका जवाब भी देना पड़ रहा है। इसमें सरकार को जी, कई जगह लगा कि हाँ, उनको गलती हुई है, उनसे प्रशासन के तौर पे जी, उनसे गलती हुई थी। खैर, हाँ, हमारे साथ इस समय जी, अरविंद जयतिलक जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपने दोनों सुने होंगे, कांग्रेस इस समय हमारे साथ मौजूद नहीं है, पर बीजेपी और सपा का आपने सुना। जहां एक जी। तरफ सपा बता रही है कि वो अपने जो उन्होंने काम किए थे, जो कार्य किए थे, उसी को लेके मुख्यमंत्री खाली फीता काटते घूम रहे हैं, और इसलिए उनको मैदान में उतरना पड़ रहा है, और इसलिए हम तय हैं, हम 7 में से 5 सीटें जीत जाएंगे। बीजेपी कह रही है कि हमने अपने कार्य कर रहे हैं, और हम हमेशा से, कोई जातिवाद नहीं होता है, कोई भाईचारावाद नहीं होता है, और कोई वंशवाद नहीं होता। मैं पार्टी में, हम पार्टी की कार्यकर्ता की तरह, चाहे बतौर मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश की बात करें, एक बतौर कार्यकर्ता की तरह हम जाते हैं रैलियों को, और वही कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है सर, इसका क्या मायने निकाला जाए? मनीष जी, देखिए, युद्ध के समय नए आविष्कार नहीं किए जाते हैं। जो पुराने हथियार होते हैं उन्हीं से लड़े जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं हथियारों से जी, लड़ रही है। बहुत 2017 सही। से पहले आपने देखा होगा कि योगी जी जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठा रहे थे चुनाव से पहले, आज की तारीख में उसी को जो है धार दे जी रहे हैं। पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि देखिए, चुनाव का जो परिणाम होता है, सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। और दूसरी चीज की जो पार्टी सत्ता में होती है, अधिकांश सीटें जीतने में कामयाब रहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए राहत की बात है कि आपने देखा होगा कि जी 2019 में सही। जब उपचुनाव हुआ था 11 सीटों पर, तो समाजवादी पार्टी 3 सीटें जीती।
उसमें रामपुर की तो उसकी अपनी परंपरागत सीट है। दूसरा, उसने भाजपा से जैदपुर की सीट और बसपा से जलालपुर की सीट छीन ली थी। लेकिन देखिए, आज की तारीख में यह पर्याप्त नहीं है। समाजवादी पार्टी को अगर भाजपा से मुकाबला करना है तो अपना जो है जनाधार बढ़ाना होगा, और जो वोट शेयर 2017 में 28% पर अटका हुआ था, उसको बढ़ा करके कम से कम 35 पर ले जाना होगा। क्योंकि आज की तारीख में भाजपा के पास जो चुनाव हुआ था 2017 में 41% जो है वोट बैंक है। तो इस स्थिति में समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी बात, अभी कमर भाई कह रहे थे कि दलित की बेटी, दलित की बेटी। तो एक कहावत है कि अगर कोई दबी बिल्ली चूहों से कान कुतरवाती है तो बिल्ली की उदारता नहीं होती है, यह उसकी मजबूरी होती है। अगर वे दलित की बेटी को मुख्यमंत्री बनाए थे, उनकी भाजपा की भी मजबूरी थी। और बाद में जिनको उसका हंस रैया हुआ कि भाजपा जो है दलित की बेटी के चक्कर में वर्षों वर्ष तक सत्ता से दूर रही। तो यह कम से कम जो है कमर भाई को इस चीज को विचार करना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अभी जो ये पार्टी लेवल पे भी इसको सोचना होगा, ये जरूरी है। जी जी। और दूसरी बात यह, मनीष जी की विनय भाई यह कह रहे थे कि जो मल्हानी की सीट है, फिर आपका देवरिया की सीट है, अमरोहा की निसंदेह जो यहाँ पे कड़ी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन 3-4 सीटें जो है भाजपा की, जो विशेष रूप से बुलंदशहर की है या फिर आपकी जो है नौगांव की है, इन सब सीटों पर चूंकि सहानुभूति की लहर मिल सकती है, क्योंकि परिवार के सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ समाजवादी पार्टी को जो है कस के लड़ना होगा। लेकिन वहां पर जो है कई किस्म के ध्रुवीकरण होने की भी संभावना है, जिसका खामियाजा भी उसे भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। मनीष जी। अरविंद जी, जैसे हमने देखा था कि पिछले जो सीटें जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें से 2 सीटें समाजवादी पार्टी की थी और बाकी सीटें बीजेपी के पास थी। अभी भी अगर बात करें, जैसे विनय जी ने हमसे बताया कि 5 सीटें लगा उसमें से जीते, जो 7 सीटें हो रही है उसमें 5 सीटें, मतलब 3+ पे जा रहे हैं इनके। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात माने तो 3+ पे जा रहे हैं। बीजेपी फिर जाहिर बात है, अगर 6 सीटें उनके पास थी तो 3 माइनस पाएंगे, 3 माइनस होंगे। कि अरविंद जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इन सब चीजों में जो हम देख रहे हैं, जिससे प्रचार चल रहा है, जिस तरह से प्रियंका गांधी की एंट्री हुई थी उत्तर प्रदेश में, महासचिव बनी थी, उसके बाद पूरी बागडोर उनको दे दी गई है, लगातार सक्रिय भी रहती है, कितना इफेक्ट पड़ेगा? हालांकि उपचुनाव बहुत ज्यादा सेमीफाइनल का देखा जाता है, पर जो सत्ताधारी होता है उसी के फेवर में जाता है, ये आपने पहले ही बता दिया, ये हम लोग सबको पता है। पर क्या प्रियंका गांधी का जो चेहरा लाया है कांग्रेस ने, एक दांव खेला है यहाँ पे उपचुनाव में, उससे कुछ देखने को मिलेगा, उससे कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा अरविंद जी? देखिए मनीष जी, जो जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस अगर जितनी मजबूत होगी, समाजवादी पार्टी और बसपा उतनी ही कमजोर होगी। देखिए 1990 में राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जो कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती थी, उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को मना किया कि मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन मत दीजिए। लेकिन आपने उस समय यह भी देखा या सुना होगा कि बलराम सिंह यादव ने भी मना किया, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। नतीजा क्या हुआ कि मुलायम सिंह को समर्थन देने के बाद कांग्रेस हाशिए पर चली गई। और आज की तारीख में जो है, अपने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि पूर्वांचल की पूरी जिम्मेदारी प्रियंका जी को थी। उसका नतीजा क्या निकला? रायबरेली की सीट तक सीमित रह गई। देखिए, जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, कार्यकर्ता मजबूत नहीं होंगे, तब तक कांग्रेस जो है परिदृश्य में तो दिखेगी, लेकिन अगर जनाधार के स्तर पर देखेंगे, जमीन पर देखेंगे, तो हमेशा अप्रासंगिक रहेगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के चुनाव लड़ा। आपने देखा कि 298 सीट पर जो है समाजवादी पार्टी 2017 में चुनाव लड़ी और 47 सीट पर सिमट कर रह गई। देखिए, उपचुनाव के नतीजे चाहे जो हो, आपने 2017 से पहले भी उपचुनाव देखा होगा, समाजवादी पार्टी सब जीतती रही, लेकिन नतीजा क्या हुआ? तो भाजपा को भी इस गुमान में नहीं रहना चाहिए कि सारी सीटें निकल जाएगी तो 2022 का चुनाव या किला फतेह वो कर लेंगे। देखिए, आज की तारीख में सबसे बड़ा चीज यह है कि अपना वोट शेयर कैसे लोग बढ़ाते हैं। अगर इस चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़ता है, तो मनीष जी तय मानिए कि मुकाबला कस करके होगा और समाजवादी पार्टी टक्कर देगी। जी। 2022 का, हमें 2022 की कुछ ना कुछ छवि इसमें देखने मिलने लगेगी, शुरू हो जाएगी। विनय जी, क्या लगता है कि 2000, जैसे आपने तो पहले बता दिया कि 5 सीटें आप जीत रहे हैं, 5 सीटें आप जीत रहे हैं, 5 सीटों पे मतलब आपकी जीत तय है, तो कांग्रेस को क्या करेंगे? 1 को सीट देंगे कि नहीं देंगे? आप लोग लग रहा है 1 को सीट मिलेगी कांग्रेस को, नहीं मिलेगी बीजेपी और आप ही का रहेगा, दोनों लोग का? विनय जी, देखिए, समाजवादी पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अपना चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 3.5 साल के समय में जिस तरीके का कार्य किया है, जो अपने उसका रिजल्ट जो है दिखा है, उस हिसाब से वो चुनाव लड़ रही है। आज पूरा उत्तर प्रदेश जिस तरीके से बदहाल है, जिस तरीके से परेशान है, जिस तरीके से युवा परेशान है, तो उसका परिणाम आने जा रहा। अभी आप कह रहे थे
हमारे कमरान भाई साहब कि बहन जी के साथ गठबंधन, आखिर मुफ्ती महबूबा मुफ्ती क्या जो शहीद है उनके साथ गठबंधन की क्या मजबूरी रही है? आखिर जो राजभर अपनी बाहें पूरे सरकार में खींचते रहे, बार बार धमकियां, आखिर क्या मजबूरी रही है भारतीय जनता पार्टी की जो उनको बर्दाश्त, उनकी गालियों से लेकर के सब कुछ बर्दाश्त करते रहे? आज जिस तरीके से इनके प्रदेश अध्यक्ष, जो व्यक्ति आज कहता है किसी अपराधी को बचाने के लिए उसके पक्ष में बयान देता है, उसके ऊपर फूलों की वर्षा की जाती है। ये इनके चाल और चरित्र, इनका चेहरा सब कुछ जनता के सामने उजागर हो चुका है। कुछ बताने के लिए नहीं रह गया है और कुछ छुपाने के लिए नहीं रह गया। ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, फर्जी की राष्ट्रवाद का परिभाषा ये जनता के बीच में लेकर के आते हैं और कहते हैं कि धीरेंद्र सिंह जिसने हत्या की वह जो है एक सैनिक था। ये सैनिक की तुलना एक अपराधी से करते हैं। ये किस राष्ट्रवाद की परिकल्पना करते हैं भारत देश के अंदर, मेरे समझ में नहीं आता है। हम तो उस राष्ट्रवाद की परिकल्पना करते हैं जिसमें खुशहाल भारत हो, जिसमें खुशहाल उत्तर प्रदेश हो, जिसमें युवा बेरोजगार न हो, जिसमें लोग परेशान न हो, जिसमें महिलाओं के ऊपर अत्याचार न हो रहा। हम उस भारत की, उस उत्तर प्रदेश की परिकल्पना करते हैं। इनकी कोई परिकल्पना ही नहीं है। यह सिर्फ देश को तोड़ने की साजिश, कैसे जात के नाम पर लोगों को तोड़ा जाए, कैसे धर्म के नाम पर लोगों को तोड़ा जाए, यह सिर्फ इनकी वोट बैंक की राजनीति वही है। आप बताइए 3.5 साल में इन्होंने कोई काम किया हो तो बता दें। एक काम नहीं बता सकते हैं योगी जी की जो इन्होंने किया। 25 साल सांसद रहे हैं, अपने सांसद काल में बता दें कोई नाली खड़ंजा ऐसा रहा हो जो गोरखपुर में बनवाया हो। एक काम इन्होंने नहीं किया है। आज उत्तर प्रदेश इन सब चीजों को देख रहा है और वह जान चुका है और हम पूरे दमदारी के साथ लड़ रहे हैं और हमारे नेता भी लड़ रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं और जनता उनके साथ है। जिस जनता की बदौलत सरकार बनानी है वो जनता उसके साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है। पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, सब जान रहा है, सरकार बन रही है इनकी। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बननी तय है, ये मान के चलिए, और ये उपचुनाव हम जीत। बहुत बढ़िया। कमल भाई, आपने सुना होगा विनय जी तो एकदम दावा ठोक दे रहे हैं कि 2000 ये अभी जो उपचुनाव हो रहा है इसमें भी ये जीत रहे हैं और 2022 में भी समाजवादी पार्टी, इनका एक स्लोगन भी चला है 22 में बाईसाइकिल। तो क्या लगता है कि 22 में बाईसाइकिल आएगी, उपचुनाव में भी 5 सीटें जीतेंगे? हालांकि ये कह रहे हैं कि जो अखिलेश जी ने कार्य किए थे सिर्फ आप फीता काटने काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री आपके। कमल भाई, भाई उन्होंने जितने काम किए थे बाखूबी बता सकते हैं, उन्होंने बाखूबी बताया भी। हम तो जानते हैं कि बुदेलखंड में जो रोज सुसाइड कर रहे थे किसान भाई, सुसाइड कीजिए अन्नदाता कहा जाता है, और किस तरह से किसान परेशान थे। रोज सोसाइटी खबर आती थी, कहीं पानी नहीं है, कहीं इंतजाम नहीं है, कहीं बीज उसको डुप्लीकेट मिलते थे, तमाम तरह की समस्या रहती जो अन्नदाता। तो उसको 15 साल लूटा, उसको कर्जदार बनाया। हमने वादा किया किसान भाइयों से कि पहली कैबिनेट में उनका कर्जा माफ करेंगे। 1-1 लाख रुपए मनीष जी सबसे पहली बैठक में हमने माफ किया, और माफ करने के बाद हमने क्या किया, उनको आत्मनिर्भर बनाया। आज की तारीख में किसान आप देख लीजिए किस हालत में है। किसान की अच्छी स्थिति है, किसान अपने माल को जाके मंडी में खुद बेच सकता है। कमर भाई 1 सेकंड के लिए रोक के आपको बता दें, 1 सेकंड के लिए। ये गलत तरीका, मैंने गलत तरीका, ये गलत तरीका। डिबेट तरीका सीखिए पहले, तरीका क्या है डिबेट का। मैं आपकी बात में नहीं बोला, आपने तारीफ करी, अपनी भी तारीफ सुनी, गलत तरीका है। थोड़ा चैनल पे बैठे हैं किसी के, बात को समझिए। मैंने आपकी बात में नहीं रोका आपको। जब किसी की आप बुराई करेंगे तो अपनी तारीफ भी सुनने का जज्बा रखा करिए। ऐसा डिबेट का तरीका नहीं होता मेरे भाई। अब आप बात को सुनिए, भी जवाब दे दीजिएगा आराम से, ठीक है। जब बुदेलखंड में किस तरह के मामलात थे, रोज सुसाइड लोग करते थे, पानी की परेशानी थी, कर्जदार बनाया एक ही परिवार ने, 15 साल तक लगभग राज किया, और राज कर रहे वो कर्जदार छोड़ के गए। उस अन्नदाता को, जिसको भगवान कहा जाता है अन्नदाता को, आप बताइए, उसका हमने कर्जा माफ किया। आज की तारीख में आप देख लिए किसान भाई बिल्कुल सुकून से सोते हैं, कोई भी दंगा हमारी सरकार में नहीं हो रहा। आपको मुजफ्फरनगर का याद होगा कितना भयानक दंगा हुआ था, और उस दंगे पे लाशों पे बैठ के श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री, श्री मुलायम सिंह जी यादव का जन्मदिन किस तरीके से सैफई मनाया गया था। तो आप जरा ये देखिए कि लाशें यहाँ पड़ी हुई थी, लोग रो रहे थे, कोहराम मचा था, वहां जन्मदिन सैफई मनाया जा रहा था। तो आप बताइए, इस तरह की चीजें समाजवादी सरकार में हुई। ये स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए, सच्चाई जनता के सामने नहीं आने देना चाहते। जैसे मैं डिबेट कर रहा हूँ, मैंने इनकी सारी बातों खामोशी से सुना,
लेकिन ये नहीं सुनना चाहते सच्चाई को। अगर इन्हें जनता की सच्चाई को सुना होता, उनकी तकलीफों को सुना होता, तो शायद सत्ता से आज की तारीख में बाहर ना हुए होते। यहाँ कोई डांस नहीं चल रहा। विनय मेरे भाई हंस रहे हैं। आप बताइए, एक सीरियस टॉपिक चल रहा है जिसके ऊपर सीरियस वो हंस रहे हैं बैठ के। तो भाई आप कोई शूटिंग पे तो गए नहीं है कि शूटिंग पे आप कहीं गए हो आप हंस रहे हैं, कोई जोक चल रहा हो, कपिल शर्मा का शो नहीं चल रहा, कपिल शर्मा का शो चल रहा हो आप हंस रहे हो। देखिए यही सब हमको लग रहा है कि आप जोक कर रहे हैं। यही सब नादानियां, यही सब चीजें जो है समाजवादी ने जनता के साथ करी। हमेशा इन्हें जनता का मजाक उड़ाया, हंसते रहे, डांस देखते रहे। हमेशा फिल्मी दुनिया का अपने ऐश आराम पे इन्हें ध्यान दिया है। तो जो आदमी ऐश आराम पे अपने ध्यान देगा, 33 लाल बत्तियां इनके परिवार में खाली थी। आज राज्यसभा की जब बारी आई, अरे विनय भाई को राज्यसभा दे देते, इन्हें राम गोपाल वर्मा जी को दे दिया। अब आप ये बताइए, इन्हीं के यहाँ जो समाजवाद है, समाजवाद का मतलब है परिवारवाद। परिवारवाद में ये सबसे पहले काम क्या करते हैं, अपने परिवार को भरते हैं, अपने घर को भरते हैं, सब सीटें अपने परिवार को देते हैं मनीष जी। तो अब आप बताइए समाजवाद कहाँ रहा? ही तो परिवारवाद है। ये कार्यकर्ता बेचारे जो इनके जान देते हैं, लाठियां खाते हैं, फिर उसके बाद जिस तरह से इनकी सरकार को एक अरविंद भाई ने एक बात कही, किसी भी पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो अंग होता है, वही सत्ता को लेके आता है। ठीक है, हमारे क्या जो भी आज राज्यसभा मेंबर बन रहे हैं सारे कार्यकर्ता बन रहे हैं, इनके क्या परिवार बनता है? ये देखिए मनीष जी, बहुत बड़ा फर्क है। काम करने का तरीका होना चाहिए। हमें नहीं मालूम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, इनको मालूम है कि अखिलेश यादव जी के कल साहबजादे बनेंगे, क्योंकि मुलायम सिंह जी थे, फिर श्री अखिलेश यादव जी में हो सकता है उनके साहबजादे कल राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए। तो देखिए जो भी छल, मैं कहता हूं कि 18% मुसलमान का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को डरा के ये हासिल करते हैं। और जिस कौम से आते हैं, जिस तबके से अखिलेश यादव जी श्री आते हैं, वो सिर्फ 7% है। 18% में क्या मुसलमान को आज राज्यसभा सीट नहीं दे सकते थे? हमने जफर इस्लाम साहब को सीट दी है अभी राज्यसभा। तो क्या इनके क्या कोई मुसलमान जो 18% वोट बैंक जिसका हासिल करते हैं, उस 18% क्या राज्यसभा नहीं भेज सकते थे? नहीं। देखिए इनके चार और चरित्र में फर्क है। चार चरित्र में फर्क यूं है क्योंकि इनका परिवारवाद पहले आएगा, इनका कार्यकर्ताओं से मतलब नहीं है, इनका समाज से मतलब नहीं है। ये ठगने का काम करते हैं। समाजवादी ठग्गू पार्टी है। ठग्गू पार्टी मुझे यूं कहना पड़ रहा है, ये जनता को ठगते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को ठगते हैं, ये समाज को ठगते हैं। जो ठगने का निरंतर काम कर रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो, आप बताइए कैसा जमीर है? लाशें पड़ी हैं मुजफ्फरनगर में, आप डांस देख रहे हैं, ये क्या तरीका है भाई मेरे? आप सोचिए, आप मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, आप स्टेज पे लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी स्टेज पे लड़ रहे हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर स्टेज पे लड़ रहे हैं। अरे भाई उस सीट की गरिमा रखिए। मुख्यमंत्री सीट की एक गरिमा होती है, पीडब्ल्यू मिनिस्टर की एक गरिमा होती है। आप क्या बताइए गरिमा रखने वाले लोग हैं, ये कुछ भी अपने सत्ता के लिए कुछ कर लेते। गए थी प्रजापति का, आपने देखा रेप का केस था, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जब जाके उस महिला का मुकदमा लिखा गया। आप जरा देखिए क्या अत्याचार इनके वक्त पे रहे। अत्याचार की समय सीमा इन्हें तोड़ दी। रोज आपने देखा कि रोज महिलाएं होती, रोज चैन स्नैचिंग होती थी, रोज हत्या चैन स्नैचिंग को लेके होती थी। पूरे उत्तर प्रदेश में चैन स्नैचिंग होती थी, महिलाएं जेवर पहन के निकल पाती थी। मनीष जी विनय भाई आपको ज्यादा बताएंगे। विनय भाई, ठगने वाली पार्टी बता दी गई है, समाजवादी पार्टी का मतलब हो गया परिवारवाद हो गया है। 33 लाल बत्तियां थी उसका, इसीलिए केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। क्या कहेंगे आप? कमर भाई का कुछ जवाब देना चाहेंगे? देखिए दो तीन बातें इन्होंने कहा कि लाशों के ऊपर राजनीति। अरे कम से कम का आपकी जीहा भी काफी नहीं है कहते हुए, जिसके पार्टी का प्रधानमंत्री पुलवामा के नाम पर मंच पर खड़ा होकर के एक तरफ हमारे देश के जवान शहीद हो गए, देश के लिए इनकी गलतियों से, इनके मैनेजमेंट जो इनके निर्णय थे उसके एक सेकंड आपने भी बात रखी थी, आपको मौका मिलेगा जवाब देने का। विनय जी अपनी बात रखें। मैंने कहा भारत के प्रधानमंत्री मंच से भारत के प्रधानमंत्री, मैं भारतवासी हूँ, आप नहीं होंगे, हो सकता है आप अपने को आपका अपने अंदर भारतीयता नहीं मानते क्या? मैं असली भारतीय हूँ। मैंने कहा ना, मैं भारत के प्रधानमंत्री, मैंने कहा भारत के प्रधानमंत्री, मैं भारत के प्रधानमंत्री की बात करता हूँ। मैं भारत के प्रधानमंत्री, मैं भारत के प्रधानमंत्री की बात करता हूँ। मैं भारत के प्रधानमंत्री की बात करता हूँ। मैं भारत के प्रधानमंत्री, क्या भारत के प्रधानमंत्री आप समझते हैं कि पाकिस्तान से है क्या कोई?
भारत का प्रधानमंत्री माननीय नाम लेते हैं नहीं, भारत के प्रधानमंत्री गजब बात करते हैं कमर भाई। मैं भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, भारत के प्रधानमंत्री की बात कर नरेंद्र मोदी जी। आपके लिए होगा, आपके लिए होगा, आपके लिए होगा, कहीं जाते आपके लिए होगा। हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं तो ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ये देखिए, ये बात आपको तहजीब के साथ कहना होगी मेरे भाई। ये वंदन आप करिए, आप ये वंदन आप करिए। मैं भारतीय हूँ, मेरा राष्ट्रवाद देश के लिए है, आपका राष्ट्रवाद देश को तोड़ने के लिए है, आपका राष्ट्रवाद देशद्रोही है, आपका राष्ट्रवाद देशद्रोही है, आपका राष्ट्रवाद देश के लिए घातक है, आपका राष्ट्रवाद देश के लिए घातक है, आपका राष्ट्रवाद देश के लिए घातक है, आपके राष्ट्रवाद में देशद्रोही विचारधारा आती है, आपके राष्ट्रवाद देशद्रोही है। ये डिबेट का मुद्दा जा रहा है, हम राष्ट्रवाद पे कहाँ चले जा रहे हैं, ये मुद्दा अलग हो जा रहा है। किसी का नाम मनीष जी रखने दे, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की बात की है, सम्मान के साथ आपको मौका मिलेगा, देश के माननीय प्रधानमंत्री का नाम सम्मान चले, बस डिबेट आगे बढ़ा ले। भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं भारत के प्रधानमंत्री भारत देश के, ये कहिए आप वंदन करिए जो देश को तोड़ रहा है, जिसके शासन काल में देश में युवा बेरोजगार हो, मैं उसका वंदन नहीं करूंगा, मैं उसको वंदन नहीं करूंगा, मैं उसका वंदन नहीं करूंगा, भारत के पर मैं उसका वंदन नहीं करूंगा। जो देश के किसानों को, जो देश के किसानों का गला दबा रहा हो, इतना बताइए कि जो देश के किसानों का गला दबा रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर नरेंद्र मोदी ना आप करिए आरती, आप करिए वंदन, आप करिए चरण वंदन, मैं नहीं करने वाला। देश के सम्मान से नाम लेंगे। भारत देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ मैं। आप हिंदुस्तान के नागरिक मैं असली भारतीय हूँ, आपके अंदर भारतीयता नहीं है। अरे भाई, आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, इतना बता दीजिए। अरविंद जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी यही चीजें आती हैं, फिर आदमी जाता है जनता के बीच में कि हमने काम किया, हमने ये काम किया, हमने वो काम किया। नेता जो हमने खुद देख रहे हैं कि किस तरह से एक बार मुद्दे से अलग हो जाते हैं बहुत जल्दी। अभी जैसे देखा, कमर भाई भी और विनय भाई भी, दोनों लोग ने हमारी बात को अलग लेके गए, एक टॉपिक ही अलग लेके चले गए हैं। हम फिर से एक बार मुद्दे पे आते हैं। मनीष जी, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मैं भारत देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। भारत देश का प्रधानमंत्री कौन है? अरे नाम सम्मान कैसे रही है? नाम सम्मान आपके पास आऊंगा, नाम सम्मान। मुझे अरविंद जी से बात करनी है। अरविंद जी, जी मैं ये कहा था, मनीष जी मुझे अपनी बात पूरी हो जाने दीजिए। मनीष जी मुझे अपनी बात, अच्छा बोले विनय भाई, बोले विनय जी। जिस देश के प्रधानमंत्री मंच से खड़े होकर के पुलवामा के नाम पर वोट मांगते हो, इससे ज्यादा शर्मसार और शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? आपसे ज्यादा इस देश को किसने खंडित किया, इस देश को किसने मजबूर किया? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इतनी जहरीली रही है कि इस देश को तोड़ने का काम, इस देश को खंडित करने का काम, इस देश के युवाओं को बेरोजगार करके आत्महत्या करने का काम, इस देश के किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और तमाम ऐसे बिल के द्वारा आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज जो किसान अपने घरों में सोता था, उसे रात भर कपकपाती ठंड में अपने खेत में सोना पड़ रहा है। इससे ज्यादा और शर्म की बात और क्या हो सकती है? ना आती हो शर्म अगर किसी को, तो हम क्या करें, जनता उठा के फेंक ही देगी अभी। ठीक है विनय जी, ठीक है। मैं अरविंद जी के पास जाऊंगा, फिर उसके बाद हमारे पास अब समय की थोड़ी कमी है। मैं कमल भाई, विनय भाई आपके पास भी आऊंगा, क्लोजिंग स्टेटमेंट लेंगे। हम पहले जाएंगे अरविंद जी के पास। अरविंद जी, उपचुनाव है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि विपक्ष एकदम से नाराज है। बीजेपी एक बार फिर से अभी कहेंगे, अगर ड्राइविंग सीट की बात करेंगे तो बीजेपी ड्राइविंग सीट पे नजर आती है। यहाँ पे वोट बैंक की बात हुई थी कि वोट शेयरिंग रेशियो कैसे बढ़ता है, और उसका नतीजा यकीनन माने तो अगर समाजवादी पार्टी अगर थोड़ा सा ऊपर बढ़ती है, वोट शेयरिंग परसेंटेज बढ़ता है, तो 2022 का जो चुनाव होगा वो नेक टू नेक होगा। क्या लगता है सर, उपचुनाव से क्या
कितनी छवि क्लियर होगी, जबकि हालत यहाँ पे कांग्रेस ने नया दांव खेला है प्रियंका गांधी को लेके, अभी एकदम नया है, उनका भी 2022 में पूरी दम से लड़ेंगी, बूथ लेवल पे काम कर रही हैं। समाजवादी पार्टी अलग, बसपा अलग है, माना जाता है कि एक हो जाएंगे। इन सबको देखते हुए क्या लगता है अरविंद जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका, कि उपचुनाव से क्या कुछ छवि हमें देखने को मिलेगी, 2022 की कुछ तस्वीर क्लियर होंगी क्या? मनीष जी, देखिए, एक कहावत है कि सिमटी हुई सियासत जनतंत्र की शर्तों का विस्तार नहीं करती है। आपने अभी देखा कि किस तरह सपा और भाजपा के दोनों नेता जो है बेमतलब के मुद्दे पर भिड़ते नजर आए। भारत के प्रधानमंत्री या जो कुछ उनका नाम लेकर कहा जाए न कहा जाए, देखिए सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि आप 2000 से लेकर 2020 तक के आंकड़ों को देखिए तो 44% किसान उत्तर प्रदेश के कर्ज में डूबे हुए हैं। या और इस दरमियान जो है सभी की सरकारें रही है। 11 से लेकर 15% तक अपराध उत्तर प्रदेश में 2000 से लेकर के अब तक बराबर होता रहा, यानी देश के कुल अपराध का 11% उत्तर प्रदेश में होता है। इस दरमियान सभी सरकारें रही हैं। सवाल यह उठता है कि आप लोग एक दूसरे से किस तरह बेहतर है। हाँ, रही बात उपचुनाव की, हाँ मनीष जी, अगर मान लीजिए बेहतर ही होते तो आप देखिए नीतीश कुमार बिहार में 15 साल शासन, नवीन पटनायक उड़ीसा में 15 साल से अधिक शासन, इस तरह से बेहतर जो मुख्यमंत्री रहते हैं जनता उनको अवसर देती है। अगर सपा को, बसपा को या भाजपा को अगर जनता खारिज करती रही है तो कम से कम उनको अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए, कोई जनता से उनका जुड़ाव कितना अधिक है। दूसरा, मैं आपके प्रश्नों पर आता हूं। देखिए, यहाँ पे समाजवादी पार्टी को अगर मुकाबले में आना होगा तो प्रसपा के साथ, यानी जो शिवपाल जी हैं सांगठनिक रूप से बहुत मजबूत है, उनमें क्षमता है और एक एक ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको अच्छी तरह जानते पहचानते हैं। तो समाजवादी पार्टी को निसंदेह जो है शिवपाल जी के आने से, जो प्रसपा को साथ आने से मजबूती मिलेगी, कोई शक नहीं है। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है कि जनाधार का विस्तार कैसे होगा। देखिए, समंदर के कानून जहाजें तय नहीं करते हैं, यहाँ जनता को तय करना है कि हम किस पार्टी के साथ जुड़ेंगे। राजनीतिक दल तो चाहेंगे कि पूरे प्रदेश की जनता हमारे साथ आ जाए, लेकिन तब जुड़ेगी जनता जब आप जनता के साथ अच्छा काम किए रहे होंगे। तो आज 28% पर जो है समाजवादी पार्टी है, कम से कम इसको 7-8% अपने वोट शेयर में वृद्धि करनी होगी। दूसरी बात, जो प्रियंका गांधी का सवाल निसंदेह, जो प्रियंका गांधी की अच्छी छवि है जनता के बीच, जो है वो कहीं ना कहीं जो स्वीकार्यता भी उनकी है, लेकिन उनका संगठन इतना कमजोर है, इतने उनके जो सैनिक हैं वो कई शिविरों में बटे हुए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को आप देखिए, बड़े बड़े नेता हैं और उनके अपने अलग अलग शिविर हैं। तो जब तक ये सभी शिविर टूटेंगे नहीं, एक बड़े सामियाने में आएंगे नहीं, तब तक जो है कांग्रेस मजबूत होने वाली नहीं है। मनीष जी, कह दिया जा रहा है। मनीष, आपकी ऑडियो नहीं आ रही थी, आप एक बार। कमल भाई, आपको आवाज आ रही है? जी बेशक आपकी आवाज आ रही है। कमल भाई, क्लोजिंग स्टेटमेंट लेंगे। बीजेपी 2000 जो अभी उपचुनाव है 7 सीटों पे, इस पे कितनी सीट आप मान रहे हैं कि सामने से आपकी कितनी सीटें आएंगी, और 2022 में क्या इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? योगी जी के चेहरे पे ही 2022 का हम किला फतेह करेंगे? बेशक हम किला फतेह करेंगे। देखिए, आवाम की जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। हमारी सरकार ने आवाम की जरूरतों का ख्याल रखा है, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे अनाज की बात हो। हमने अगर जनधन खाता भी खुलवाया तो आपने देखा कि कोरोना काल में हमने अपनी वालदाओं को, अपनी बहनों को 500-500 रुपया पर मंथ दिया और गरीबों को हमने फ्री अनाज दिया। उज्ज्वला योजना से हमने अपनी वालदाओं को और बहनों गैस कनेक्शन फ्री दिया, गैस सिलेंडर भरवा के दिया। फिर उनको लगातार 4 महीने से हम फ्री गैस दे रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कोरोना काल में पूरी दुनिया में एक महामारी रही और हिंदुस्तान में सबसे कम मौतें रही। उसका कारण ये रहा क्योंकि हमारी सरकारों ने जागरूकता अभियान चलाया, गरीबों तक फ्री अनाज, फ्री गैस, जहां तक कि जो हो सकता खर्चे का पैसा उसको भी हम लोगों ने दिया। देखिए, हम लोग हमेशा काम पे काम करते हैं और ये सोचते हैं कि आवाम का कितना फायदा हो सकता है, क्योंकि आवाम हमारे ऊपर भरोसा करती है, क्योंकि उसके ऊपर ये रहता है कि जो सरकारें आती हैं हमें बेहतर सुविधा दें और बेहतर हम उनको रोड दे सकें, बिजली दे सकें, खान पान की व्यवस्था अच्छी कर सकती है। हर सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन हम तो जिम्मेदारियों को समझा और नई नई स्कीमें लाए, उनके तक घर तक हमने पहुंचाया।
जैसे इज्जत घर हो गया, कभी किसी सरकारों ने नहीं सोचा। उज्ज्वला गैस योजना के बारे, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में नहीं सोचा। तमाम ऐसी योजनाएं मनीष जी जिनको लेके बैठेंगे, मुझे लगता है वक्त बहुत तब पड़ जाएगा, डिबेट खत्म भी हो जाएगी, तब भी योजनाओं का नाम नहीं खत्म होगा। देखिए वहां पे जो आखिरी खड़ा व्यक्ति है वो 200, 300, 500 रुपए डेली मजदूरी करता है और उनको योजनाओं का लाभ चाहिए होता है। उनको 100 रुपए में जब महीने का राशन पूरा मिलता है तो ये सोचते हैं कि चलो भाई मेरा राशन का इंतजाम हो गया, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। गैस सिलेंडर उनको फिर मिलकर इंतजाम हो गया, तो ये सब चीजें देखिए जिंदगी में बड़ी अहमियत रखती हैं। इज्जत घर की बात रही, हमने पैसा लगा के उनका इज्जत की, जो हमारी माँ बहनें जाती थी खेत खलियान में जाती थी, शहर में जाती थी, घर में सीमित किया क्योंकि वो हमारे घर की इज्जत है। हमने उनके घर के अपनी घरों की इज्जत मैंने समझा। कमल भाई थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए आपको बीच में टोक रहा हूँ। 7 में से कितनी सीटें उपचुनाव में? बेशक हम 7 में 7 ला रहे हैं क्योंकि हमें जनता का प्यार मिल रहा है, हम जनता के काम करते हैं, इसलिए हम ईपन बट की राजनीति ही नहीं करते, हम खुली खुली राजनीति करते हैं, हम खुला खुला लाभ देते हैं और वोटर हमें खुला खुला सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए हम बेशक बिल्कुल बेफिक्र है कि 7 में 7 आएंगे, फिर हम आपके साथ बैठ जाएंगे 10 तारीख को, कोई दिक्कत नहीं बनी जी। हम काम की बात, मैं उस दिन भी जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हम एक बार फिर से आपको जोड़ेंगे और आपसे बात करेंगे। विनय भाई आपके पास आ रहा हूँ, क्लोजिंग स्टेटमेंट। उपचुनाव में 7 में से 5 सीटें, पहले आपने बताया कि 5 सीटें। उपचुनाव से जो छवि है, क्या वो लगता है कि उसमें आपको लगता है 2022 में जो 22 में बाइसिकल का सपना है वो पूरा होगा बिना चाचा के आए? देखिए मनीष भाई, भारतीय जनता पार्टी का काम है जुमला है, और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हम जो कहते हैं उस पर बहुत ज्यादा विश्वास मत किया करो, जुमले देने इनकी पुरानी आदत है। 7 क्या ये 8 नहीं कह दिए, ये क्या कम था? 5 सीटें हम जीत रहे हैं बहुत दमदारी के साथ, बहुत विश्वास के साथ, एकदम 100% जीत रहे हैं। परिणाम आएगा, आप देख लीजिएगा जी। बहुत 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 शुक्रिया, थोड़ा समय का अभाव था। ये आपने देखा कि हमने उपचुनाव के लेके बात की थी। हमारे साथ आज जुड़े थे अरविंद जी थे, कमर भाई थे, विनय भाई थे। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। और फिर से आपको एक बार, हम जब रिजल्ट आएंगे तो हम आपको फिर से एक बार जोड़ेंगे। देखते हैं कि क्या जुमलेबाजी जो आपने बताया विनय भाई वो आती है कि आपका समाजवाद का जो बोला हुआ है कि 7 में से 5 सीटें वो आती है। ये तो देखने वाली बात होगी। खैर उपचुनाव है, इंटरेस्टिंग होगा, देखने वाली बात होगी। अब इससे एक मौका और मिलेगा कि 22 में किस तरफ राजनीति नोड़ ले रही है। हालांकि आज हम कांग्रेस को नहीं जोड़ पाए थे, हमारे उनकी तरफ से कोई हमारे साथ जुड़ा नहीं था, वरना ये मुद्दा और इंटरेस्टिंग होता। प्रियंका गांधी का क्या सीन रहेगा ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल 7 सीटों पर जो उपचुनाव है इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। फिर से हम आपके साथ एक बार आपके साथ जुड़ेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नई टीम के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ब्रेकिंग टुडे। नमस्कार।